जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है सुबह 6 बजे के करंट अफेयर के इस सेशन में। साथियों, जैसा कि पिछले दिन आपने देखा क्लास शुरू हुई, क्लास के बाद आवाज़ की ही समस्या आई, यानी पूरी क्लास 30 मिनट का वीडियो जो भी था, उसमें वॉइस की समस्या रही। आज प्रयास है ऐसा नहीं होने का होगा। साथियों, आज है 3 तारीख और आज के साथ में हम लोग करंट अफेयर की चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो 3 से पहले हुआ करती थी 1 तारीख, 2 तारीख और ये आपका था 2 मई। याद करिए साथियों, सबसे पहले मैंने 1 मई की बात की थी जब श्रमिक दिवस मनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया, और आज 2 मई को आप लोग पढ़ रहे हैं। तो 2 मई को साथियों मनाया गया एक दिवस जिसका नाम है विश्व टूना दिवस। ये टूना एक प्रकार की मछली है, यानी समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली है। विशेष करके विशेषता इसकी ऐसी है, यानी तमाम देश ऐसे हैं जो खाद्य उत्पाद में भी इसका खाद्य उत्पाद के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, और भी तमाम चीज़ों की वजह से पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से टूना दिवस मनाए जाने की घोषणा, यानी इसकी घोषणा की यूनाइटेड नेशन ने। विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र है, जिसका मुख्यालय आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 में घोषित किया, कहा कि हम लोग मनाएंगे विश्व टूना दिवस के रूप में 2 मई को। और पहली बार बात आई तो पहली बार 2 तारीख को, यानी 2 मई 2017 को ये पहली बार ये दिवस मनाया गया। आप सोचिए, आपके क्वेश्चन यानी आपके करंट में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकते हैं। पहला पूछा जा सकता है 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो आप जानिएगा विश्व टूना दिवस मनाया जा रहा है। दूसरी बात, यानी अगर ये भी पूछा जा सकता है, पहली बार तो और बहुत टिपिकल एग्जाम होंगे वहां पूछे जाएंगे, लेकिन खास करके आपके लिए पहला प्रश्न कि 2 मई को मनाया जाता है टूना दिवस और किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ने इसको मनाने की घोषणा की। दूसरी बात, टूना किस प्रकार का जीव है, तो ये टूना एक प्रकार की मछली है, ध्यान की रहिएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन यानी दिवस से जुड़ा एक क्वेश्चन हो गया। बगल में अगर कुछ बातें करें, जैसे हमने कहा यहाँ पर जो कल के हमने कल वाली सेशन में हमने चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, जैसे आपने कहा 1 मई के विषय में, तो सबसे पहले 1 मई को कहा आपने श्रमिक दिवस मनाया गया सर। श्रमिक दिवस के साथ में आपने कहा था 1 मई को ही मनाया गया एक दिवस, यानी महाराष्ट्र जो राज्य है और साथ ही साथ में आपका महाराष्ट्र और गुजरात जो राज्य है, इनका अपना अपना स्थापना दिवस मनाया गया। जानते रहिएगा आप इनके विषय में। साथियों, तमाम सारी बातें हम लोगों ने कल वाले वीडियो में चर्चा की थी। जैसे मैंने कहा श्रमिक दिवस के विषय में, तो श्रमिक के साथ में एक संस्था मैंने बताई, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। याद होगा आपको, 1919 अप्रैल में स्थापित हुआ यह संस्था जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको यानी श्रमिकों के संबंध में जो मामले होते हैं उनको रेगुलेट करने वाली ये संस्था है। जबकि अगर बात करें महाराष्ट्र और गुजरात के स्थापना दिवस की, तो मैंने चर्चा की कि महाराष्ट्र की राजधानी साथियों हो रही है मुंबई, दूसरी राजधानी अगर बात की जाए शीतकालीन राजधानी की, तो वो होती है नागपुर। वहीं गुजरात के विषय में, गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर, जबकि गुजरात का हाई कोर्ट जो स्थित है वो स्थित है गुजरात की जो जगह है जिसका नाम है अहमदाबाद। यहाँ पर इसका हाई कोर्ट स्थापित है। ध्यान करे रहिएगा साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र जो है, यहाँ पर इसका जो हाई कोर्ट स्थापित है मुंबई में, और मुंबई के साथ में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उत्तर में आपको मिलेगा कौन, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के पश्चिम में, अच्छा महाराष्ट्र के ही पश्चिम में अगर आप देखेंगे या गुजरात से दक्षिण में, तो मिल जाएगा आपको दादरा नागर हवेली दमन दीव। यानी मुंबई हाई कोर्ट जो है, ये किसको किसको, तो ये आपका गोवा को भी और साथ ही साथ दादरा नागर हवेली और दमन और दीव, यानी इनके भी न्यायिक क्षेत्र को यही देखता है कौन, मुंबई हाई कोर्ट। ये साथ ही ध्यान करने वाला प्रश्न है। तमाम बातें जैसे मैंने कहा महाराष्ट्र के विषय में, तो यहाँ के CM एकनाथ शिंदे हैं, साथ ही साथ में रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। जबकि गुजरात की बात की जाए तो यहाँ के भूपेंद्र पटेल CM है और यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल है, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ये कुछ विशेष बातें और सामान्य बातें जो भी आप कहें, ये जरूरी है आपकी 2 मई के साथ में 1 मई से। आपको कमेंट सेक्शन में 2 प्रश्न लिखना है। पहला मैंने कहा ये तो जरूर लिखना है आपको, ILO। पहला मैंने कहा ILO का मुख्यालय कहाँ पर है, कल वाले वीडियो में हमने चर्चा की है। दूसरा, यहाँ पर मैंने कहा था यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय, ये भी आपको वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में लिखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कहा ILO का भी मुख्यालय आपको लिखना है कमेंट सेक्शन। मैं चर्चा इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि कल वाले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड वाले पे हैं, इस वजह से मैंने आपसे पूछ लिया। चलिए भाई, इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका एक नाम है, करंट से ही जुड़ा हुआ है, इनका नाम है कृष्णा एला।
ऐसे करके एक नाम है, या कृष्णा एल करके कुछ नाम होगा शॉर्टकट में। तो ये एक व्यक्ति है, इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। वर्तमान समय में एक संस्था जानते होंगे, भारत बायोटेक। ये भारत बायोटेक जो है, इसके वैक्सीन निर्माता जो भारत की संस्था है, इसके सह संस्थापक हैं। साथ ही साथ इनकी जो भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, वर्तमान समय में इनकी हाल ही में जो नियुक्ति हुई है, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, यानी आप कहेंगे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसी का इनको क्या बना दिया गया, अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया। बेसिक बात है साथियों, नियुक्ति का क्वेश्चन है, यानी कृष्णा एला जो है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो कृष्णा एला करके। साथ ही साथ में ये किसके सह संस्थापक, तो भारत बायोटेक नाम की जो संस्था है उसी के संस्थापक हुआ करते थे। ये भी ध्यान करिएगा, ये दूसरा प्रश्न है आपके साथ में। साथियों अगर इसी के साथ हम और कुछ प्रश्नों की बात करें, जैसे कल मैंने चर्चा किया था, हमने चर्चा किया था, यहाँ बेसिक बातें आपसे पूछ लें। जैसे कल हमने चर्चा किया आपसे यहाँ पर T20 के विषय में, साथ ही साथ हमने बात किया था गैरी कस्टन के विषय में, साथ ही साथ हमने बात किया था ICC के विषय में, साथ ही साथ हमने बात किया था भारतीय क्रिकेट टीम के विषय में, और भारतीय क्रिकेट टीम यानी महिला और पुरुष दोनों के कोच की बात की थी। याद करिए आप लोग, कोच की बात की थी। यही हमने कहा, इसके साथ में ही एक नाम हमने BCCI का भी हमने चर्चा किया था। आप ध्यान से देखिए हमारे साथ। हमने कहा अगर T20 की बात करें तो T20 विश्व कप अभी जून में आयोजित होने वाला है आपका, जून में आयोजित होने वाला है आपका वेस्ट इंडीज में आयोजित होने वाला। यहाँ बात करते हैं इसके विषय में साथियों। तो T20 के गैरी कस्टन को अभी हाल ही में कोच बना दिया गया है, कहाँ का, पाकिस्तान क्रिकेट का, यानी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसका। यही ICC का मैंने कहा था दुबई में मुख्यालय साथियों हो रहा है, 1909 में स्थापित संस्था। यही बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की, तो अमोल मजूमदार इस समय है यहाँ पर। अमोल मजूमदार करके एक व्यक्ति हैं, ये है वर्तमान समय में किसके प्रमुख, तो ये कोच हैं महिला क्रिकेट टीम के। जबकि राहुल द्रविड़ का नाम आप जानते हैं, ये हैं पुरुष टीम के कोच हैं वर्तमान समय में भारत की। यही BCCI भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है, BCCI यानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका वर्तमान समय मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम। साथियों यहाँ से क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आपसे पूछा जा सकता है करंट के साथ में। जैसे मैंने कहा कृष्णा एला, तो ये हो गया आपके इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, ये तो ऑनलाइनर का करंट हो गया। लेकिन आपसे पूछ सकता है गैरी कस्टन भी करंट के लिए। अच्छा, गैरी कस्टन का पूछ लिए किस देश से संबंध लगते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ष 2011 में जब आपका क्रिकेट विश्व कप वनडे वाला हुआ था, तो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के भी कोच गैरी कस्टन हुआ करते थे। ये बिलोंग रखते हैं साथियों साउथ अफ्रीका से। ध्यान है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है साउथ अफ्रीका की राजधानियों से, और साउथ अफ्रीका वही है जहां से गांधी जी यहाँ की यात्रा पे, जहां पर ट्रेन से फेंक दिए गए थे। साउथ अफ्रीका अगर याद होगा साथियों, तो इसकी 3 राजधानियां हैं। ध्यान है आपको, कमेंट सेक्शन में लिखिए। यानी एक राजधानी जिसका नाम है प्रिटोरिया, दूसरी राजधानी है केप टाउन, और तीसरी राजधानी है जिसका नाम है ब्लोएम फोंटेन। ध्यान करे रहिएगा किसके विषय में, दक्षिण अफ्रीका के विषय में। ठीक बात है साथियों, इतनी बात हो गई इस वाले क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। साथियों याद करिए, करंट में एक ज्वालामुखी का नाम अभी चर्चा में होगा, यानी पिछले दिन का न्यूज़पेपर, चाहे आपने 1 तारीख का देखा, 2 तारीख का, तो चर्चा में है। एक ज्वालामुखी है रुआंग ज्वालामुखी। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से, चाहे आपका RO का एग्जाम हो गया, PCS का हो गया, SSC पुलिस, कोई सा भी एग्जाम भाई, किसी में बेसिक स्तर का पूछा जाएगा, किसी में डीप से पूछ सकता है आपसे, चाहे जैसे यहाँ तक कि ज्योग्राफी तक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से बात करते हैं साथियों, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, रुआंग। अब ये है रुआंग ज्वालामुखी। ध्यान करिएगा साथियों, ये काफी दिन के बाद अभी इसमें उद्गार हुआ है। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि हाल ही में रुआंग ज्वालामुखी में काफी वर्षों बाद उद्गार हुआ, और उद्गार के विषय में अगर देखा जाए तो आपको जानना है ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये किस देश से संबंधित रखता है। तो ध्यान करिएगा साथियों, इंडोनेशिया का एक प्रकार का द्वीप, इंडोनेशिया का एक प्रकार का ये ज्वालामुखी है, रुआंग ज्वालामुखी। इंडोनेशिया अगर आप लोग पढ़ेंगे साथियों, तो इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो ये इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी है जिसका नाम है रुआंग ज्वालामुखी। साथियों अगर इंडोनेशिया आप लोग जानते हैं, तो इंडोनेशिया के कई द्वीप, जैसे एक आप कहेंगे सुमात्रा द्वीप, जहां पर जकार्ता स्थित है,
एक आपकी आप कहेंगे सुलावेसी द्वीप, एक आप पाएंगे जावा द्वीप, ऐसे करके कई सारे नाम पाएंगे। इन सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, सुलावेसी द्वीप, और उसी के साथ में एक द्वीप आपको मिल जाएगा साथियों जिसका नाम है बोर्नियो द्वीप। अच्छा, याद करिए इसी में से ये जो सुलावेसी द्वीप है, यानी इंडोनेशिया का जो सुलावेसी द्वीप है, इसी सुलावेसी द्वीप पर स्थित ये ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, रुआंग ज्वालामुखी। हाल ही में इसी में उद्गार हुआ है। साथियों, इंडोनेशिया के साथ में अगर ज्वालामुखी की बात करें तो कई बार क्वेश्चन में आपसे, यानी कई बार चाहे जीके में कह दिया जाए चाहे जीएस में पूछा जाए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उससे निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसको कहा जाता है मैग्मा के रूप में। तो ये भी याद करे रहिएगा। और सारी बातें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बेसिक बात यही। अगर साथियों ज्वालामुखी की बात करें तो अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। याद करे रहिएगा, ये बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें लास्ट टाइम में 2005 में इसमें उद्गार देखा गया था। उसके बाद अभी तक नहीं, लेकिन हाँ ये फूटेगा जरूर। ये बैरन द्वीप आपका अंडमान निकोबार अगर देखेंगे तो उसी में जो अंडमान द्वीप है उसी पे स्थित आपका ये द्वीप है जिसका नाम है, उसी पे स्थित आपका ये बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार के अंडमान द्वीप पर स्थित आपका बैरन द्वीप, क्या बैरन ज्वालामुखी जो भी आप कह सकते हैं, ज्वालामुखी कह सकते हैं, ये आपका स्थित है। ठीक बात है साथियों। यहीं अगर कुछ और बातें करें, जैसे अगर इंडोनेशिया की कुछ बेसिक बातें करें, जैसे साथियों इंडोनेशिया के विषय में, तो इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता, वर्तमान समय में साथियों है नुसंतारा। नुसंतारा। मैंने कहा लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, साथियों को भी बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग बेसिक में चलना स्टार्ट किए हैं। बेसिक का मतलब है शुरुआत की 1 2 3 क्लासें, ये बहुत अव्यवस्थाओं में है, तो इस वजह से आप तक पहुंच जाए यही बड़ी बात है। तो यहाँ जो नुसंतारा है ये इसकी राजधानी है। यहाँ इंडोनेशियाई यानी इंडोनेशियाई रुपया जो है यह यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा है, जबकि यहाँ के वर्तमान समय में राष्ट्राध्यक्ष का नाम है, इनका नाम है जोको विडोडो। जोको विडोडो यही वर्तमान समय में क्या है, इंडोनेशिया के वर्तमान समय में राष्ट्राध्यक्ष। ठीक बात है ना। अच्छा, अगर आपको इंडोनेशिया की स्थिति नहीं पड़ी पता है तो मैंने मानचित्र में, तो आप देखिएगा भारत, देखिएगा तो भारत के दक्षिण में जब पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि एशिया महाद्वीप का ही ये देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया, और ये दक्षिण एशियाई देशों में इसका नाम आता है इंडोनेशिया। ठीक बात है ना, जरूर देखिएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए रुआंग ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है जो हाल ही में उद्गार हुआ, तो ये आपका इंडोनेशिया से। ठीक बात है ना। अब फिर मैं बात करूं कुछ बेसिक बातों को जो हम लोगों ने पढ़ा। पूछा जाए जोको विडोडो कहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, तो इंडोनेशिया की। नुसंतारा राजधानी कहाँ की, तो इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया रुपया कहाँ का, तो इंडोनेशिया का। सुलावेसी द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। यहाँ अगर बैरन द्वीप पूछ ले तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पूछे जावा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, सुलावेसी या फिर सुमात्रा द्वीप ये कहाँ स्थित है, तो ये सब आपके इंडोनेशिया कह सकते हैं, यानी इन्हीं से मिला करके, यानी इंडोनेशिया देश जो है इन्हीं द्वीपों पर मिला करके इंडोनेशिया देश बना हुआ है। ठीक बात साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसके बाद। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, तो आपने देखा भारत में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इसी प्रकार की भारतीय सेनाओं में की 3 शाखाएं, जिसके विषय में अभी हाल ही में भारत की जो नौसेना है इसके नए प्रमुख, यानी 26वें क्रम के इसके प्रमुख बनाए गए एक व्यक्ति जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नोट करते रहिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन होने वाला है अगले दिनों के लिए आपके, तो ध्यान करे रहिएगा। इनका नाम है व्यक्ति है एडमिरल। एडमिरल, एडवोकेट मत समझ लीजिएगा आप लोग इसको, यानी एडमिरल, इनका नाम है पूरा दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब ये दिनेश कुमार त्रिपाठी क्या हो रहे हैं, ये एडमिरल है, इसका मतलब है ये जल सेना से संबंधित है। तो यहाँ बात करें हम एडमिरल की, तो ये नाम होता है एक पद जिसका नाम है एडमिरल। एडमिरल जो होता है संबंध, ये होता है नौसेना से। ध्यान करे रहिएगा, नौसेना से संबंधित होता है। यहाँ इनके विषय में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा कॉलेज से पढ़े हुए, यानी रीवा सैनिक स्कूल से पढ़े हुए दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो हाल ही में अपने भारतीय नौसेना के 26वें एडमिरल बने हैं भारत के। इन्होंने हाल ही में स्थान लिया, तो इन्होंने हाल ही में स्थान लिया आर हरि
कुमार का स्थान लिया, ध्यान किया रहिएगा, ठीक बात है। यानी इससे पहले 25वें क्रम के एडमिरल थे आर हरि कुमार, जिनका स्थान अभी 26वें क्रम के दिनेश कुमार त्रिपाठी ने ले लिया। ध्यान करे रहिएगा सारी बातें। अगर कुछ बातें और बात करें हम साथियों, तो यहाँ अगर नौसेना की बात करें तो 4 दिसंबर को नौसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वैसे बात करेंगे भारत में नौसेना की, तो 1612 ईस्वी में ही इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दी थी। लेकिन अगर कहेंगे राष्ट्रीयकरण की बात, तो ये जाना जाता है 26 जनवरी 1950 से। कई बार आप देखेंगे एसएससी के एग्जाम में इसका ध्येय वाक्य पूछ लेता है, ध्यान कर रहिएगा। संस्कृत का एक मोटो है जिसका नाम है शम नो वरुणा। शम नो वरुणा, ये क्या है, यही इसका ध्येय वाक्य है, किसका, भारतीय नौसेना का, ठीक बात है ना। जबकि अगर नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी एडमिरल होता है, वहीं अगर बात करें इसके विषय में, तो भारत की जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना है, इसके चीफ डिफेंस, यानी अगर कहा जाए तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, यानी भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति होगा, वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ध्यान करे रहिएगा, यानी भारत की वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इनके विषय में याद करिए, क्वेश्चन को पूछा गया है। 16वें क्रम की राष्ट्रपति हो रही भारत की, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक बात है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया दिनेश कुमार त्रिपाठी का, ये एडमिरल से हो रहा है, ठीक बात है ना, ध्यान करे रहिएगा साथियों। यही अगर मैं कुछ बेसिक बात बताऊं, अगर पूछे आपसे थल सेना की, तो जाने रहिएगा थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है जनरल। जबकि अगर कह दे आपसे वायु सेना के सर्वोच्च अधिकारी को, तो इनको कहा जाता है एयर चीफ मार्शल। और वहीं अगर आपसे पूछ ले नौसेना के, तो ध्यान करे रहिएगा, नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसका नाम होता है, यानी वो पद का नाम होता है एडमिरल। तो ये तीनों बात हो गई एडमिरल, एयर चीफ मार्शल और जनरल की, ठीक बात है ना। ध्यान करे रहिएगा साथियों। मैंने कहा नौसेना दिवस क्या तारीख को मनाया जाता है, खूब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। शम नो वरुणा भी याद करे रहिएगा। सर्वोच्च सेनापति कौन कहा जाता होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की राष्ट्रपति हैं, चाहे यहाँ तीनों चीजें, और चाहे ये दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साथियों। मैं फिर कह रहा हूँ, शुरुआत की अभी जो 2-4-3 दिन की कक्षाएं होगी, ये हो सकता है व्यवस्थित टाइप की हो, तो इसमें आप लोग एक काम करिएगा, जितनी मिले आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट की, आप बस एक काम करिएगा, धन्यवाद करिएगा ईश्वर का कि आपको चीजें मिल रही हैं, ठीक बात ना। जैसे जैसे नियम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चीजें आपके लिए और अच्छी होने वाली है। एकदम विश्वास मानिए, वैसे ही आपके लिए होने वाला है जैसे ऑफलाइन कक्षाओं में होने वाला है, ठीक बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। वैसे समय कुछ अव्यवस्थित है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में खूब कमेंट करिएगा। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आपका एक कमेंट अपने लिए बहुत प्रोत्साहन होता है। तो अगर अपने लिए स्नेह रखते हैं, अपने लिए भावनाएं रखते हैं और चाहते हैं कैसे सेशन आपको मिलता रहे, तो जरूर कमेंट करिएगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।